बहुत पहले से था। राजा महाराजा का जब ये था या वैदिक काल था, वैदिक पीरियड से ही स्टार्टिंग थी इसकी। जो पेन को गेन कर लेता है कि वो जो पेशेंट है वो खुद ये चाहता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो बैक्टीरिया से होता है, ना वायरस से होता है। सेकंड स्टेज में अगर कैंसर का डिटेक्शन हुआ तो रिलैक्स हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि जब तक किसी भी मनुष्य के जीवन में विज्ञान और अध्यात्म का समायोजन नहीं होगा, तब तक उसका जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, सिक्स्थ सेंचुरी से पहले का वो वाकई में बहुत ही शानदार था। मटेरियल साइंस में मेरा रिसर्च हुआ नैनो पार्टिकल्स पर, देन अफ्रीका में बिताया, देन चाइना में भी रहा। और मैं भारत सरकार को और उनके विभिन्न योजनाओं को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं सोशलिया पॉडकास्ट। और आज हम जुड़े हैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी जी के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और मेरे बारे में कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। मैं ये चाहती हूँ आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक है जो देख रहे हैं आप बताइए, क्योंकि जहां तक मैंने आपके बारे में सुना आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और आप देश विदेश में पढ़ाई कर आ चुके हैं, शोध कर चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप अपने विषय में बताइए। जी, एक्चुअली मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश से हुई। उसके बाद मैंने पीएचडी किया भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी के नाम से जाना जाता है। और आपको पता भी होगा कि आज के युवाओं में आईआईटी में अध्ययन करने का एक चार्म रहा है, आकर्षण रहा है। पीएचडी करने के बाद मटेरियल साइंस में मेरा रिसर्च हुआ नैनो पार्टिकल्स पर, देन मलेश, और वहाँ पर मैंने शोध जारी रखा एज ए साइंटिस्ट। और विदेश में कई कंट्री में जा करके मैंने रिसर्च अपना किया। और बल्कि नैनो पार्टिकल का एप्लीकेशन कैसे डिफरेंट फील्ड में किया जाए, एक फील्ड का नाम मैं लेना चाहूँगा फॉरेंसिक साइंस में। जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस यूज़ करती है, उसके लिए भी मैंने एक रिसर्च अच्छा किया। और बाद में उसका पब्लिकेशन हमारा अमेरिका के एक रिप्यूटेड जर्नल में हुआ, तो अच्छा रहा। और वो करियर मैंने अफ्रीका में बिताया, देन चाइना में भी रहा और नैनो रिसर्च चलता रहा। देन मैं यूरोप में गया, स्वीडन में, और स्टॉकहोम में रह करके अपना रिसर्च कैरी आउट किया। और क्यूएस रैंकिंग में जो टॉप 78 से 85 रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है अभी, वहाँ पर मैंने रिसर्च किया। और एक गौरव की बात है भारतीयों के लिए कि ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिला। मैं भारत सरकार को और उनके विभिन्न योजनाओं को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। शुरुआती दौरे में जब मेरा शोध चल रहा था भारत में, तो मुझे मदद मिला एक वित्तीय सहायता के रूप में, जिससे कि मैं अपने रिसर्च को इजीली कैरी आउट कर पाया। जब मैं बाहर विदेश में गया तब मैंने देखा कि विज्ञान के लिए बहुत कुछ वो लोग कर रहे हैं और उसमें नए तरीके इजाद कर रहे हैं रिसर्च और इनोवेशन के माध्यम से। तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलते हैं भारत के उन वांग्मय को, उन पूर्व के रिसर्च किए गए बुक्स को पढ़ते हैं जहां पर भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसको जब मैंने अध्ययन किया वेदांत के माध्यम से और शठ दर्शन के माध्यम से, तब मुझे पता चला कि वाकई में भारत का जो सिक्स्थ सेंचुरी से पहले का वो वाकई में बहुत ही शानदार था। उसको स्टडी करने के बाद मैंने दोनों रिसर्च को लिंक अप करने का प्रयास किया। अब मैं पूर्णतया रामानंदी संप्रदाय से प्रेरित होने के बाद भारत में वही काम करना शुरू कर दिया हूँ जैसे भक्ति काल के समय में हुआ था। उस समय भारत में बहुत ही जाति प्रथा। तो ये विज्ञान से कहीं हम अध्यात्म की तरफ जा रहे मैं हैं। ये मानता हूँ कि जब तक किसी भी मनुष्य के जीवन में विज्ञान और अध्यात्म का समायोजन नहीं होगा, तब तक उसका जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक का एक कोटेशन में देता हूँ, उसने ये बात कही थी, वही बात मैं यहाँ पर आपको, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि इफ यू वांट टू नो अबाउट इटर्नल वर्ल्ड देन गो विद बुद्धा, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड देन गो विद आइंस्टीन। मीन्स मटेरियल को सीखना है तो आइंस्टीन को पढ़ो, और अध्यात्म की दुनिया में जाना है तो बुद्ध को सीखो और बुद्ध को पढ़ो। इट मीन्स कि वैसे देखा जाए तो कृष्ण भगवान को भी एक साइंटिस्ट कहा जाता है।
उन्होंने बहुत सारे जो उनकी विचार को ले लीजिए, बहुत सारी चीजों को लेके उनको एक तरह का वैज्ञानिक ही कहा जाता है। हाँ, बहुत अच्छा आपने भगवान कृष्ण की बात कही। अगर जगत वेदता की बात करें और नैनो फिजिक्स की बात करें और उसके आगे एक फिजिक्स की बात आती है, एक नई दुनिया आती है जिसको हम लोग मेटा फिजिक्स बात करते हैं। व्हाट इज मेटा फिजिक्स? मेटा फिजिक्स इज नथिंग बट भगवत गीता। भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने नैनो लेवल पर वो बात कह दी, क्वांटम मैकेनिक्स की वो बात कह दी कि वो जो समझ गया वो ईश्वर के तुल्य बन गया। तो इसलिए हम लोग आज के डेट में एक भगवत गीता पर आधारित रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से विज्ञान का आलंबन लेकर के, सहारा लेकर के आज के युवाओं को बताना पसंद करेंगे कि भारत का वो जो साइंस था जिसके लिए एक कमजोर व्यक्ति को और एक डिप्रेशन से युक्त व्यक्ति को राज्य गद्दी तक पहुंचाने का जो श्रेय श्री कृष्ण ने रखा अर्जुन के माध्यम से और अत्याचार को हटा करके एक धर्म की स्थापना किया, वो हम लोग एक बार फिर से बुक के माध्यम से संकलित करके युवाओं के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इस वैल्यू को, इस मूल्य को भारत में और भारत के आधार पे दुनिया के विभिन्न कोने तक हम पहुंचा सकते हैं। हम लोग सब देख रहे हैं कि एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए कितना कूट रचना आज समाज में हो रहा है। समाज ही नहीं वरन पूरे कंट्री की बात कर ले तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्री ऐसा आपको दिखेगा आज के समय में कि एक दूसरे से लड़ रहा है। तो उसको हटाने के लिए हमको अध्यात्म का आलंबन लेना पड़ेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और सुलभ बनाने के लिए हमको विज्ञान का आलंबन लेना पड़ेगा। तो मैं दोनों में कोई अंतर नहीं समझता, दोनों को सगे भाई समझता हूँ। आपका जो स्पेशल कहते हैं ना स्पेशलाइजेशन, उस वो किसमें? जी, मेरा सूक्ष्म कणों के लिए रिसर्च रहा है, अंग्रेजी में बोलेंगे उसको नैनो पार्टिकल्स। उसके ऊपर मेरा रिसर्च रहा है। उसमें मैंने क्या किया कि सिंथेसिस किया नैनो पार्टिकल्स को और नैनो पार्टिकल को सिंथेसिस करने के बाद डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज किया। पहला एप्लीकेशन मैंने अभी कुछ समय पहले बताया ही, वो जो पहला एप्लीकेशन है फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि फॉरेंसिक साइंस के रूप में हुआ, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन के रूप में हुआ, जो कि आज क्राइम सीन में देखा जा रहा है और बहुत अच्छा मेथड है किसी क्रिमिनल को पकड़ने का। दूसरा हमने रिसर्च जो किया वो कैंसर को डिटेक्शन के लिए और उसके बाद लेजर का यूज करते हुए उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे उस पर मैंने काम किया। कैंसर को लेके लोगों के मन में आजकल एक भय आ जाता है, सीधा उनको ये लगता है कि अब हमारी लाइफ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए बहुत सारे कैंसर पेशेंट अच्छी लाइफ अगर फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म तक जीते भी हैं। और कैंसर का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी कहा जाता है। तो इन दो चीजों में आप थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या है कि कीमो स्टेज में अगर कैंसर का डिटेक्शन हुआ तो रिलैक्स हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है उससे कि साइड इफेक्ट जनरेट होता है। मींस एक प्रॉब्लम को आपने रिड्यूस किया या मिनिमाइज किया और दूसरी प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई। कुल मिलाकर के जो बॉडी है वो क्षय होना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस इलाज के लिए दूसरा टेक्निक इजाद करें। तो उसके लिए हम लोगों ने लेजर टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किया और उसका एप्लीकेशन करते हुए नैनो पार्टिकल पर एक रिसर्च किया कि हाँ, नैनो पार्टिकल का यूज करके और इंटरेक्शन ऑफ लेजर विद नैनो पार्टिकल्स को दिखाते हुए कैंसर सेल का क्योर करना शुरू कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि एक पिन क्योर डिटेक्शन हुआ। इट मींस जहां पर वो कैंसर है पर्टिकुलर उसी प्लेस पर जाकर के हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैंसर का जो होता है बहुत सारे लोगों को 3 या 4 स्टेज पे ही पता चलता है। ऐसे कौन से जो सिम्टम्स हैं कि जिससे लोगों को फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही पता चल जाए और उनका आगे का जो है इलाज का प्रोसेस शुरू हो पाए? इसके लिए मैं जो पेशेंट है उन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि शुरुआती दौरे में ही कैंसर ना होने पाए, इसलिए डिटेक्शन जो प्रोसेस है हमारे यहाँ जिसको मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस बोलते हैं, डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ होता क्या है कि लोग छोटे छोटे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, सिंपली अगर कोई पेन हो रहा है तो पेन की दवा खा लिए और वो पेन को रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन इससे कोई आराम नहीं होने वाला। आप डिटेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाएं। मीन्स जैसे आपको कहीं पेन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है तो उससे रिलेटेड आप
स्कैनिंग इमेज के थ्रू जाएं, डायग्नोसिस के थ्रू जाएं, वहां एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि कैंसर बैक्टीरिया से होता है और ना वायरस से होता है। वायरस से नहीं होता है तो फर्स्ट स्टेज में कैसे पता पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल ना। होता क्या है कि जब किसी भी ट्यूमर के आसपास फोलिक एसिड एक्सेस अमाउंट में एकत्रित हो जाता है तो वही कैंसर का कारक बन जाता है। इट मीन्स वहां पर अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाती है। जो सेल अपनी बॉडी में है वो अनवांटेड तरीके से बढ़ना शुरू कर देते हैं या टूटना शुरू कर देते हैं, डैमेज होना शुरू कर देते हैं, और उसी सिचुएशन को हम कैंसर कहते हैं। तो इसके लिए एंटीबैक्टीरियल कोई मेडिसिन नहीं बने कि हम खा लें, क्योंकि बैक्टीरिया से तो हो नहीं रहा है कि हम एंटीबैक्टीरिया का कोई मेडिसिन खा लें। वायरस से नहीं हो रहा कि वैक्सीनेशन करवा दें, सिर्फ इसको कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे कि हमारी फॉलिक एसिड जो ब्लड में पाई जाती है वो हाईली अमाउंट में एक स्थान पर फ्रोजन ना होने पाए, जमा या एकत्रित होना ना शुरू कर दे। उससे पहले ही हम डिटेक्शन करके डायग्नोसिस प्रोसेस से जाएं, और अगर उसका ऑपरेशन होना है ट्यूमर का तो उसको तुरंत कट करके निकलवा दें, वेट ना करें। और जब हम वेट करना स्टार्ट कर देंगे तो वही आगे के स्टेप में उसको हम लोग कैंसर बोल देते हैं, कैंसर हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा मेडिसिन से, तो वहां पर हीट जनरेट करने का एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग देते हैं, यानी कि 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस सेकाई करना शुरू कर देते हैं। और जब सेकाई शुरू कर देते हैं तो वहां जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो सेफ बच जाते हैं, अनहेल्दी सेल्स को कंट्रोल किया जाता है कि नेक्स्ट कीमोथेरेपी में ये पूरे बॉडी में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब पूरे बॉडी में स्टार्ट होगा तो पूरे बॉडी को अफेक्ट करेगा, तो जो हेल्दी सेल्स हैं उसको भी डैमेज करेगा। यही साइड इफेक्ट हो गया। जैसे वायरल होता है, कोल्ड कप्स के थ्रू पता चल गया हमें वायरल है, हमने पैरासिटामोल ले ली, गोली ले ली, डॉक्टर के पास चले गए। लेकिन कैंसर के कुछ स्टार्टिंग के ऐसे लक्षण हैं या कुछ ऐसे शुरुआती जो है जिससे पता लग पाए कि हाँ हो सकता है हमें चांसेस इस चीज के हैं? नहीं, वही मैं बोलना चाहता हूँ कि ब्लड टेस्ट में एक सिंपल रिपोर्ट से डॉक्टर समझ सकता है, बट उसके बाद 100% श्योरिटी के लिए बायोप्सी करते हैं ना। बायोप्सी से पता चल जाएगा कि इस प्लेस पर कितने कितने किस स्टेज का वहां पर कैंसर है। वही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जब इस टाइप की प्रॉब्लम अराइज हो जाए, जैसे कहीं कहीं पर ट्यूमर बन रहा है या गांठ बनना स्टार्ट हो गया, तो हमको ध्यान देना है कि ये बार बार रिपीट अगर हो रहा है, जैसे दाने निकल रहे हैं मुंह में, अल्सर हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहीं पर हमको तुरंत अलार्मिंग हो जाना है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जैसे ये स्टार्ट हो निकलना, बस तुरंत शुरुआत कर दें एक अच्छे डॉक्टर के देख रेख में मेडिसिन लेने को। जब हम वेट एंड वॉच वाली प्रवृत्ति टेंडेंसी को अपनाते हैं, वहीं पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों को तुरंत पहले ही, जैसे अल्सर टाइप की चीजें दिखी या तो कोई गांठ टाइप की चीजें दिखी, इट मीन्स कोई ट्यूमर टाइप की चीजें अगर अपीयर हो रही हैं, तो तुरंत मेडिकेशन वे में जाना होगा जिससे कि अच्छे से उपचार हो सके। यदि हम वेट करेंगे तब समस्या उत्पन्न होगी। आपके पास तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट आते होंगे राय लेने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या कैसे भी, तो आप एक तरह से कहते हैं ना, उनका जो पेन होता है वो किस किस दर्द से गुजरते हैं, उनको क्या क्या तकलीफें होती हैं? एक्चुअली मैं पहले क्लियर कर दूं कि कोई ऐसा पेशेंट डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता, क्योंकि हम लोग रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो एक लैब में ला करके जो ये टिश्यूज होते हैं उस पर हम रिसर्च करते हैं। इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा एक कोलैबोरेशन कर लेते हैं कहीं मेडिकल हॉस्पिटल से, जहां पहले से कैंसर के हॉस्पिटल जनरेट हुए हैं या स्टैब्लिश हैं। मरीज जाते हैं, वो अपने कैंसर सेल्स को बायोप्सी के माध्यम से दे देते हैं, फिर हम लोग वहां से थोड़ा सा सेल उनका ले करके उस पर स्टडी करते हैं। अदरवाइज इंक्यूबेशन सेंटर में अपने लैब में ही खुद जनरेट करते हैं, और जनरेशन के बाद फिर हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से इसको हम थेरेपी करें, कैंसर की थेरेपी कैसे करें, कितना हीट दें और कितने टाइम में ये रिलैक्स होगा। तो उसके लिए हम लोग चूहों को भी यूज करते हैं अपने रिसर्च एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात ये है कि अगर पेशेंट के पेन की बात कहिए तो 4th स्टेज तक पहुंचते पहुंचते कैंसर इतना डिफिकल्ट पेन को गेन कर लेता है कि वो जो पेशेंट है वो खुद ये चाहता है कि उसकी डेथ हो जाए, तो बियर नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। ये समस्या। कैंसर का अभी तक कीमोथेरेपी ही इलाज बताया गया है। जी। कीमोथेरेपी का प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि अभी आपने बोला कि लेजर ट्रीटमेंट भी कोई आया है, आपने शोध के अनुसार बताया, तो कीमोथेरेपी और लेजर में क्या अंतर है और कीमोथेरेपी होता क्या है? क्योंकि मैंने सुना जो भी कीमोथेरेपी लेते हैं उनको हेयर फॉल का इश्यू होने लग जाता है, अगर उनका वेट लॉस होने लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है, मतलब एक अलग ही लेवल में हो जाता है उनका दर्द।
एक्चुअली वो के थ्रू एक केमिकल प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है और पूरी बॉडी में उसको इंजेक्ट करा दिया जाता है और उसका एक डोज निर्धारित किया गया कि कितने डोज में देना है। तो उससे जो हमारे कैंसर सेल्स हैं उसको किल करने का काम किया जाता है। क्योंकि वो प्रोसेस पूरे बॉडी में मूव कर रहा होता है या पूरे बॉडी के थ्रू होकर के पास आउट होता है, इसलिए पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है और ऐसे सेल्स को भी डैमेज कर देता है जो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू के रूप में जनरेट होते हैं बॉडी में और एवरी सेकेंड वो डेट करते हैं और नए सेल्स जनरेट होते हैं। तो अगर आपने कहा बाल की बात, तो वो साइड इफेक्ट का एक रीजन है। ड्यू टू दैट साइड इफेक्ट बाल भी गिरने लगता है और बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं कि वहां पर डैमेज होने लगते हैं और हाथ भी कभी आपने देखा होगा कि वो अच्छे से काम ना कर पाए, पैर भी अच्छे से काम ना कर पाए, फेस भी देखा होगा कि इटालिक होना शुरू हो जाता है। तो ये सब अल्टीमेट इफेक्ट उसके हैं कीमोथेरेपी के। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कीमोथेरेपी को अब रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेजर टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि लेजर का एप्लीकेशन हम लोग एक वेवलेंथ के लिए, एक तरंग दैर्ध्य के लिए करेंगे। जैसे कि हम लोग जो रिसर्च में यूज करते हैं नैनो पार्टिकल्स के लिए, अभी 980 नैनोमीटर डायोड लेजर यूज कर रहे हैं या 808 नैनोमीटर डायोड लेजर यूज कर रहे हैं। इट मींस सिंगल आईआर वेव हम लोग यूज करते हैं, सिंगल वेवलेंथ का। यानी कि वो पेनिट्रेशन डेप्थ जो होता है बॉडी में बहुत कम होता है, रिड्यूस अमाउंट में होता है। इट मींस कि अगर आईआर रीजन की कोई भी वेवलेंथ आपके ऊपर इंसिडेंट कराई जाएगी तो आपकी हड्डी तक नहीं पहुंचेगी, बोन तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ वो मसल्स तक रहेंगी या उसके डोज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इट मींस पिन केयर डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 mm स्क्वायर वाले एरिया को कैंसर सेल प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पर्टिकुलर एरिया को हम सेट कर लेंगे और बहुत पतली जो किरण होती है, रेज होती है, जिसका अगर हम साइज बताएं आपको तो मुश्किल से 0.5 mm स्क्वायर होता है। अब सोच लीजिए 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है और 0.5 मीन्स उससे हाफ कर दीजिए, उतने उतने ही पार्ट को पेनिट्रेट करेगा बॉडी के। अब मान लीजिए कैंसर सेल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले पार्ट को कवर करता है, तो आप आसानी से पर्टिकुलर एरिया को स्कैन कर सकते हैं। और कीमो में क्या होगा, पूरा बॉडी स्कैन हो रहा है। तो ये बहुत बेसिक अंतर है, यही समझने वाली बात है। तो लेजर टेक्नोलॉजी में हम पहले डायग्नोसिस कर लेंगे कि हमारा कैंसर कितने पार्ट तक अफेक्ट कर रहा है बॉडी को। इसीलिए कीमोथेरेपी में पूरी बॉडी कहीं ना कहीं डैमेज होती है। इसीलिए डैमेज होना शुरू कर देती है। जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं सबसे पहले वो फॉल आउट होना शुरू करते हैं। तो जैसे बाल के हो गए तो वो बहुत सॉफ्ट टिश्यूज में आते हैं, तो हाँ, तो इसलिए सबसे पहले वही अफेक्टेड होते हैं। किडनी पर भी अफेक्ट जाता है क्योंकि वहां पर नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, वहां पर भी समस्या। तो जो कैंसर है उसका क्या आयुर्वेद में इलाज है, संभव हो? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। एक्चुअली मेरा जब आध्यात्मिक दुनिया की तरफ मूवमेंट हुआ तो मुझे भारत के इपिक्स को, दर्शन को पढ़ने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। वेदों में इसकी बात कही गई है, आपने पढ़ा होगा कर्क रोग। तो कैंसर की ही हिंदी कर्क होती है। अच्छा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नया फेस है और डिजीज के रूप में आ गया। ये कैंसर से था, राजा महाराजा का जब ये था या वैदिक काल था, वैदिक पीरियड से ही स्टार्टिंग थी इसकी, जो कि हमारे एक लिटरेचर में आ रहा है। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद ये बात मुझे समझ में आई। अब बात आती है कि उसको कैसे पहले क्योर करते थे, उपचार करते थे, तो उसमें स्वर्ण भस्म की बात आती है। अच्छा। वो लोग स्वर्ण भस्म यूज करते थे। स्वर्ण मीन्स गोल्ड, भस्म मीन्स नैनो पार्टिकल। अच्छा। तो वही नैनो पार्टिकल जो आज यूज हो रहा है वो पहले यूज होता था। अब चूंकि हम लोगों का कुछ अनुबंध होता है, ऐसे सोशल मीडिया पर या ऐसे प्लेटफॉर्म पर ओपनली नहीं बता सकते कि वो नैनो पार्टिकल कैसे बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं क्लू दे दूं। यस, तो उसके अनुसार हम लोग बंधे होते हैं, नहीं ओपन कर सकते, बट उसमें गोल्ड यूज होता है, इतना मैं बता सकता हूँ। और यही भारतीय शास्त्रों में भी बात कही गई है। तो उससे संभव था कि इलाज हो जाता था, ठीक हो बिल्कुल हो जाता था। राजा लोग कहीं फाइट करने जाते थे, कट जाता था हाथ, उसके बाद इलाज करके जोड़ दिया जाता था, वहां गांठें पड़ जाती थी, उसी को हम लोग अंग्रेजी में ट्यूमर बोलते हैं, और बाद में वही कैंसर बन जाता था। लेकिन वही स्वर्ण भस्म का यूज करके बिल्कुल ठीक हो जाता था। कोई भी राजा कैंसर से नहीं मरता था। प्रजा भी ऐसे रहे होंगे, बट जो बुक्स में आ रही है राजा के बारे में स्टोरी, उसको मैं आपसे बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा मुझे पढ़ने में आया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि चलिए भारत की तरफ मूव करके
भारतीयता को फिर से सीखते हैं। और जो हम लोग एक भारत वैसे भी कहाँ किसी से कम है, आपने खुद ही शुरुआत में कहा था सोने की चिड़िया कहा जाता है। जी, तो उसी ज्ञान के लिए कहा जाता था। भारत किसी ऐसे आविष्कार के लिए नहीं कहा जाता था कि पानी को पैक करना शुरू कर दो और बेचना शुरू कर दो। इसके लिए भारत कभी नहीं कहा गया, भारत ज्ञान के लिए कहा गया। इसलिए हम लोगों को समझना होगा कि भारत में विदेश से आकर के लोग पढ़ाई किए। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इतनी टॉप लेवल की एजुकेशन, और वो एजुकेशन दी जाती थी कि पाश्चात्य वाले समझ नहीं सकते थे कि तो इसीलिए तो हमारा भारत आगे न बढ़ जाए, तो बहुत सारी नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत सारी उनको ध्वस्त कर दिया गया। हाँ, आपने सही कहा कि प्रमुख कारण इसको ध्वस्त और नष्ट करने का यही रहा है कि अगर इसको नष्ट न कर देते बाहरी के आक्रांता, तो हमारे यहाँ जो अभी कमी युवाओं में दिख रही है ना, वो चीजें ना दिखती। भारत तो भाग्य विधाता ही रहता, इसलिए इसको भाग्य विधाता कहा गया। और इसके पीछे कई ऐसे तर्क हैं। अगर हम पुराने समयों में जाएंगे तो हमारे पास वेदांत में बहुत ऐसे स्क्रिप्ट मिलते हैं जहां पर वो उत्तम किस्म के रिसर्च किए गए हैं और उसका उपयोग किया जा सकता है। फिर महर्षि पतंजलि आते हैं और ऐसे ऐसे ऋषि आते हैं। ऋषि भी कौन थे? वो साइंटिस्ट ही थे। ऋषि मतलब रचना करना, जो रचना करते थे उन्हें ऋषि कहा गया। और जो म्यूज करते थे, चिंतन करके चीजों को बता देते थे समाज में, उनको मुनि कहा गया। तो ऋषि और मुनि पहले के साइंटिस्ट ही हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अंतर ये है कि आज के साइंटिस्ट एसी में रहकर रिसर्च करते हैं और पहले के जंगलों में रह करके। तो बात वही है, हमको समझने की जरूरत है। और भारत तो ऑलरेडी इन सब फील्ड में आगे रहा है। मुझे लगता है एक बार फिर वेदों की तरफ हमको मोड़ने की जरूरत है और वेदांत की तरफ झांकने की जरूरत है, और भारत एक बार फिर उस चरम स्थितियों तक पहुंच जाएगा जो पहले हुआ करता था। बहुत सारे कैंसर पेशेंट होंगे जो आपको अभी देख भी रहे होंगे, तो बस मैं ये चाहती हूँ आप उनको थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल ऐसा बताइए कि जो एक उनके अंदर डर है उससे वो मुक्त हो जाए और उनका लाइफस्टाइल जो है अच्छा चलता रहे। मतलब उनका जो एक उनको लगे कि हाँ हम सिक्योर जी रहे हैं, नॉर्मल पब्लिक के जैसे लाइफ जी रहे हैं। क्या उनको लाइफस्टाइल ऐसा रखना चाहिए? अब इस प्रश्न में ही आपने उत्तर अपने आप दे दिया। अगर हम प्रश्न करें कि कैंसर ना हो और व्यक्ति खुशी रहे और स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि उसकी लाइफ स्टाइल ठीक ठाक होनी चाहिए। यानी कि आंसर तो आपने पहले दे दिया, लाइफ स्टाइल। यानी कि लाइफ स्टाइल ठीक होना चाहिए। लाइफ स्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हम लोग खाते हैं उस पर ध्यान रखना है। वो बहुत बहुत ही प्योरीफाई तरीके से होना चाहिए। और बाहर की के जो खाने आते हैं उसमें प्योरिफिकेशन का जो परसेंटेज होना चाहिए बहुत कम होता है, उसको अवॉइड करें। और खुद डोमेस्टिक लेवल पर चीज़ों को तैयार करें और उसको खाएं। योग करें, प्राणायाम करें, और टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें गाइडलाइन के रूप में मेडिकल इंडस्ट्री द्वारा जारी की जाती हैं उसको फॉलो करें। और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दवा खाने से पहले डायग्नोसिस करवाएं। ऐसा नहीं कि अगर बॉडी में टेम्परेचर रेज हो रहा है तो केवल केवल तुरंत पैरासीटामोल खा लिया जाए, या फीवर हो सकता है। उसके बहुत कारण हो सकते हैं, तो उसको पहले कारण के रूट काज लेवल पर जाना है। देन विल कम टू नो दैट व्हाई दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज रेजिंग, और उसके बाद फिर मेडिकेशन करें और दवा या औषधि का उपयोग करें, जीवन सही रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं यही बताऊंगा कि खाने पीने में विशेष ध्यान रखना है। केमिकल बेस को बिल्कुल से जीवन से हटा देना है, और जो चीजें हैं प्योर खाएं। और फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो आज के डेट में डिफरेंट केमिकल यूज किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में, उसको ज्यादा समय के लिए रोकने के लिए कि वो खराब ना हो। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ताजी चीजें खाएं, फ्रेश खाएं, तुरंत बनाएं और खाएं उसको। उसमें अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होगा, ना कोई केमिकल यूज होगा, जिससे कि वो स्वस्थ रहे। कैंसर पेशेंट के लिए अगर मैं कहूँ तो आपकी नजर में गुड न्यूज क्या होगी आने वाले टाइम के? आने वाले टाइम में गुड न्यूज ये होगी कि कीमोथेरेपी रिप्लेस होगा, और इसके अलावा रेडिएशन के जितने भी टेक्निक्स यूज किए जा रहे हैं अभी पूरे वर्ल्ड में, वो पूरे रिप्लेस हो जाएंगे। केवल लेजर टेक्नोलॉजी बचेगा, और उससे हम लोग पिन ड्रॉप एक डायग्नोसिस करेंगे। यानी कि जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम है पेशेंट को, वहां पर जाकर के लेजर का यूज करके और नैनो पार्टिकल का यूज करके डायग्नोसिस होगा, और उसके बाद फिर क्योर होगा, उपचार होगा, जिससे कि पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं होगा और कम समय में
और कम खर्च पर उनका उपचार हो सकेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम दिया।